हाँ, जब उसने बोला कि इफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब इसने डाला सेकंड कंडीशन पहले। जो पूछा है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6। मतलब जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ए क्या है हमारा, कि जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 6। कितने केस बनेंगे बताओ? 5। कौन कौन से? 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। 5 केस बन गए इसके। तो ये हो गया तुम्हारा 5/36 पी ए हो गया। अब पीबी में क्या चाहता है वो, जो पहला लाइन है, इफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग क्या गलती करते हो कि इसको मिक्स करने लगते हो। नहीं, अभी सिर्फ इतना सोचो कि दोनों डाई के ऊपर में डिफरेंट नंबर आने की पॉसिबिलिटी 30 है। उसके बाद हम लोग को इनको मिक्स करना है कि तुम्हारा दोनों डाई का नंबर भी डिफरेंट हो और उसका सम जो है वो 6 की कर 4/36। तो अब हमारा पी ए बाई बी पूछा गया है, तो आंसर विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 4/36 अपॉन 30/36। तो इसको काटेंगे तो 2/15 यही होना चाहिए। तुमने डी क्यों मारा हुआ है? अच्छा, तुमने डी मारा हुआ है, मुझे लगा डी मैंने दिया आंसर था। ठीक है, हाँ। अब और कौन सा बोल रहे थे? सर्किट वाला क्या है इसमें? ओके, एक बार बनाए इसको। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो फिर डी डी ऑप्शन नहीं है। चलो ओके, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये है तुम्हारा सर्किट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, नीचे में भी सबसे पहले है ये ए है, ये बी है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा। कंसीडर द सर्किट, ये स्विच हैं तुम्हारे लगे हुए। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इच स्विच इज क्लोज्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस स्विच इज क्लोज्ड इज पी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, यहाँ से यहाँ तक को फ्लो कराना है, तो ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। क्लोज्ड के लिए P बोला है, तो P प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस P। क्या आंसर डाला है मैंने इसमें? ऑप्शन कौन सा है? देख एक बार चेक कर, क्योंकि एक हिसाब से देख रहा हूं पी स्क्वायर प्लस पी आ तो रहा है आंसर, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ और भी हो। क्या आंसर दिया था मैंने? चेक कर एक बार, आंसर चेक कर। हाँ, तो बस, तो ये तो खत्म हो जाता है ना फिर। यहाँ पे इसमें और करना क्या है तुमको? स्क्वायर प्लस पी क्यों हुआ बताओ? अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो करंट फ्लो होगा, तो इससे फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी पी है, इससे फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी पी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर हुआ। या फिर करंट इधर से जाएगा तो इसको क्लोज कर लो, प्लस पी। अब एट ए टाइम तो एक ही जगह से जाएगा ना, वो उसको एक ही सर्किट पकड़ना है पहले, या तो इधर से जाए या फिर इधर से जाए, दैट्स इट। मिल सकता है बट उसका है नहीं पॉसिबिलिटी, यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा उसके हिसाब से। अगर मान लो वो पॉसिबिलिटी हम लोग रखते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में एक पी स्क्वायर प्लस पी और ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए पता है क्या होना चाहिए? फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू देना चाहिए कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। नहीं नहीं, उसको वहीं पे रुक जाओ ना, फिर उस नहीं करके रुक जाओ उसमें, और क्या ऑप्शन नहीं मैच आएगा तुम्हारा, बनेगा ही नहीं उसमें ऑप्शन। बाकी हुए? नहीं, देख लो अच्छी तरह से, अगर नहीं हुए हैं तो पूछ सकते हो, अगर हो गए हैं तो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। कौन सा? 21st क्या है? A and B toss a coin alternative. The first to show a head being the winner. A starts the game. The chance of his winning. Okay. कॉइन उछाल रहे हो, ए ने स्टार्ट किया और जिताना किसको है? ए को ही जिताना है। तो फर्स्ट बार में जीता, फिर जीतेगा जाके थर्ड बार में, मतलब पहले दो बार में वो हार जाएगा। ये सीरीज चलेगी ना फिर। ये पता है, ऐसे क्वेश्चंस किए होगे तुम लोग पहले। देखो, अगर ए फर्स्ट टाइम में जीत जाता है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है। अब ए फर्स्ट बार में नहीं जीता तो हारा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हाफ।
सेकेंड बार भी हार गया हाफ, थर्ड बार में फिर से जीत गया, तो वो हाफ स्क्वायर इंटू हाफ वही तो चल रहा है तुम्हारा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वो वाला केस चल रहा है। बस ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है तुम्हारा, वो वाला सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, a अपॉन 1 माइनस आर आंसर आ जाएगा, और क्या उसमें और क्या करना है बाकी। ठीक है, तो इसको ऐसा ही एक और मैं लूंगा, अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर उसमें हम लोग जो अभी बच गया है इस चैप्टर के अंदर में, दो चीजें अभी रह गई है ना हम लोग के, एक बेस थ्योरम है और एक तुम्हारा बर्नौलीज ट्रायल है, वही मेन है जिसके लिए था। अब ये कल हो जाता तो आज मैं पेपर लेता, लेकिन अब नहीं हुआ तो फिर इसको पहले कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में यही चल रहा है, बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसके ऊपर में एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम करके, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये जो पेपर है इसके सॉल्यूशन मैंने भेजे हैं, ये तुम लोग आज बैठ के, आज नहीं कल बैठ के देख लेना, कि कल हो सकता है फिर इवनिंग में थोड़ा सा मेरा एक डाइसी है, ठीक है। तो कल का दिन पूरा रख लेना, ये जो पांचों सेट होंगे ना तुम्हारे पास, मैंने 5 सेट एक्चुअली मर्ज किए थे सॉल्यूशन के, 50 क्वेश्चन से वो 5 सेट है, तो मैंने अभी सॉल्यूशन भेजा है, तो सारे सेट के सॉल्यूशन है एक्सेप्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चन। बट आई थिंक फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई किया हुआ तुम लोगों ने, ये नहीं किया अभी तक, हाँ तो उसको एक बार स्टडी कर लेना। अच्छा, ये क्या है ये बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में यूज होगा, दैट इज पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी टू द पावर ऑफ आर क्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस आर। अब ये देख के पुराना चैप्टर याद आ रहा होगा बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो जो हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल, उसमें था ए प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ एन, उसमें से हम लोग निकालते थे जनरल टर्म, तो फॉर्मूला होता था एन सी आर ए के पावर में एन माइनस आर बी की पावर में आर। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो इसका होगा, q प्लस पी होल रेज टू द पावर ऑफ n। अब इस फॉर्मूला का क्या यूज है, क्यों है, इसमें ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है, वो हम लोग समझेंगे। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे, ये रूम ही बहुत छोटा सा है, सपोज उस घड़ी के 12 को हिट करना है विथ ए डार्ट, डार्ट तो समझते हो ना वो जो, तो यहाँ से अगर मैं फेंकता हूँ 8 बार फेंकूंगा, हो सकता है एक बार लगे गलती से, 7 बार नहीं लगेगा। तो ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ और वो हिट हो रहा है, तो हिट होने को मैं बोलता हूँ स्मॉल p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। ये तुमको क्वेश्चन में दिया होगा। और q क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस है स्मॉल p, तो q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेलियर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाई q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। मैंने कितनी बार ट्राई किया, 8 बार, तो n है इस फॉर्मूला का नंबर ऑफ ट्रायल्स, और उन ट्रायल्स में से मैंने क्या बोला कि हो सकता है एक बार लगे 7 बार ना लगे, तो r हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। तो जाहिर सी बात है कि n माइनस आर जो होगा दैट विल बी माई नंबर ऑफ फेलियर्स। अब क्वेश्चन तुमको क्या पूछेगा, p ऑफ r। अब ये p ऑफ r 3 तरीके से आता है, या तो वो पूछेगा p एटलीस्ट r, या फिर पूछेगा p एट मोस्ट r, या फिर पूछेगा p एग्जैक्टली r। एटलीस्ट r, एटमोस्ट r, एग्जैक्टली r, इन तीनों का मतलब क्या है। सपोज कर लो मैंने 8 बार फेंका और मैं चाहता हूं कि मेरा जो डार्ट है वो एटलीस्ट 5 बार हिट करे, मतलब मुझे एटलीस्ट 5 सक्सेस मिले। तो एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 8 बार मैंने ट्राई किया है तो या तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए एटमोस्ट 5, तो एटमोस्ट 5 में 5 या 5 से कम, तो इससे अच्छा है मैं 6, 7 और 8 निकाल के 1 से माइनस कर दूंगा, तब भी बात बन जाएगी। और एग्जैक्टली 5 का मतलब क्या है, एकदम से 5 बार ही हिट करे, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू होगी 5। अभी हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसके अंदर होता क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक वो जिसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन होगा, तो उसको पढ़ना है, उसके अंदर से यू हैव टू डिसाइड योर n r p q एंड जो भी उसने पूछा होगा वो इन तीनों में से कोई एक पूछा होगा, या तो एटलीस्ट, एटमोस्ट या फिर एग्जैक्टली। और एक टाइप 2 होता है जिसमें वो तुमको क्या करेगा, मीन एंड वेरिएंस या फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉम्बो दे देगा। अब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या ये मीन और वेरिएंस तो स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं है, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से फिर इसको प्रोसीड करना है। बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले टाइप 1 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब टाइप 1 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला लिख लो, खाली ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा।
मैं अपने आप तुमको रिलेट करा दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है क्या नहीं है, वो तुम खुद थोड़ी देर के बाद सारा बोलने लग जाएगा। ये बस ध्यान रखना इस फॉर्मूला के अंदर में कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन में वही तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। लिख लो इसको पहले। चलो देखते हैं क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। क्वेश्चन एक दे रहा हूं, उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ फील्ड 20% of the plants are infected. In a field 20% of the plants are infected. A sample of 4 plants is selected at random. A sample of 4 plants is selected at random. What is the probability that at most 3 plants are infected? What is the probability that at most 3 plants are infected? अब जैसे ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल छोड़ दो तुम लोग, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से जितना तुमने अभी तक समझा है, क्या n की वैल्यू बता सकते हो? 4। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ इसमें p और q की वैल्यू को वो क्या मीन कर रहा है। जैसे क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लो, उससे पता चल जाएगा। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी वो मांग रहा है वही तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन में सक्सेस है। जैसे इस क्वेश्चन में वो क्या चाहता है कि तुम्हारा प्लांट इन्फेक्टेड हो, तो प्लांट का इन्फेक्टेड होना ही तुम्हारे लिए सक्सेस है। तो कितना है? नहीं 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 नहीं, प्रोबेबिलिटी, हाउ इट कैन बी 3, प्रोबेबिलिटी 3/4। ये कैसे डिसाइड किया? नहीं वो तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, इन अ फील्ड 20% ऑफ द प्लांट्स आर इन्फेक्टेड। तो प्लांट का इन्फेक्टेड होने का प्रोबेबिलिटी, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन का सक्सेस है, वो हो जाएगा 0.2, और नहीं होने की 0.8। वो जो तुम कह रहे हो वो आर की वैल्यू है, और वो भी आर की वैल्यू क्या है? वो चाहता है कि एटमोस्ट 3 प्लांट्स तुम्हारा इन्फेक्टेड हो। एटमोस्ट 3 में क्या क्या आएगा बताओ? 0 1 2 3। तो हम लोग ऐसा करेंगे, 0 1 2 3 तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं चारों के चारों प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर देता हूं और उसको 1 से माइनस कर देता हूं, इससे आ जाएगा आंसर। अब इसका फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? ये फॉर्मूला पहले मैं यहां लिखूंगा, NCR, P के पावर में R, Q के पावर में n-r। नाउ यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। तो ये हो गया 4C4, क्योंकि यहाँ पे n और r दोनों ही 4 है। P के जगह ये वाली वैल्यू डालेंगे 0.2 के पावर में 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8 के पावर में 0। 4 3 4 इज 1, 0.8 के पावर में 0 इज ऑल्सो 1। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 1 माइनस 0.0016, और फाइनल आंसर हो गया 0.9984। ये क्वेश्चन कितना समझ में आया? क्योंकि ये जितना समझ में आया उसी के बेस पे तुम दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करेगा। आया है कुछ समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Question is, the probability that a person hits a target is 0.5. What is the probability of at least one hit? What is the probability of at least one hit in 4 shots? One hit in 4 shots. अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो, मैं सिर्फ इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिखूंगा।
मैंने ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से चेक कर लो, फ्रैक्शन में ही रहने दो आंसर को। ओके अभी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम लोग असेंबलिंग नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं समझो, असेंबलिंग नहीं हो रही है। पहले बताओ एन क्या लिया तुमने? 4, राइट। पी और क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5। तो अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो कैन वी राइट 0.5 एज 1/2। काम आसान हो जाएगा, क्यू भी 1/2 ही होगा। आर क्या ले रहे हो पहले ये बताओ, आर क्या ले रहे हो? उसने बोला है एटलीस्ट वन शॉट, एटलीस्ट वन। हाँ राइट, एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 2 3 4। इतना कौन निकालेगा? मैं एक भी हिट नहीं करवाता हूँ और उसको 1 से माइनस कर देता हूँ। तो 1 माइनस 4c 0, हाफ के पावर में 0, हाफ के पावर में 4। ये दोनों वैल्यू 1 1 हो गई, आंसर आ गया 1 माइनस 1/16। करेक्ट आंसर इज 15/16। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करते चले जाना। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग वॉर वन शिप out of 5 was sunk। ठीक है, ये पहला लाइन ही काफी है। ड्यूरिंग वॉर वन शिप आउट ऑफ 5 was sunk। what is the probability that exactly 3 out of 5 ships would arrive safely? what is the probability that exactly 3 out of 5 ships would arrive safely? ऑप्शंस मैंने दे रखा है, फ्रैक्शन में ही है, तो गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। डी आ रहा है? ठीक है, पक्का? क्या लिया इसमें पहले? N5। P क्या लिया? हाँ, क्योंकि हम लोग को शिप को सेफली पहुंचाना है। संक होने की प्रोबेबिलिटी है 5 में से एक शिप तुम्हारा ये हो जाएगा। और कितने को पहुंचाना है? 3 को। आई थिंक इसके बाद तुम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड समझते हो? ए कॉइन इज बायस्ड so that head comes thrice as likely as tails। A coin is biased such that head comes thrice as likely as tails। In 4 tosses of the coin, what is the probability of getting exactly 3 heads? In 4 tosses of a coin, what is the probability of getting exactly 3 head? Options, बी आ रहा है? अभी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज पी एंड क्यू? क्योंकि उसने बोला है हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं पी मान लेता हूँ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी को क्यू। तो पी इज थ्राइस एज लाइकली एज क्यू। और पी प्लस क्यू मिला के 1 होता है। तो अभी अगर ये वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे,
तो मेरी Q की जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में 1/4 आएगी और P हो जाएगा तुम्हारा 3/4। और हमें कितनी बार फेंकना अलाउड है? 4 बार। और हमें चाहिए क्या? 3 हेड। यही है तुम्हारा, इसी से किए हो, दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ डिजीज, probability that a person recovers from a disease is 0.8. What is the probability that exactly 2 persons out of 5 will recover from the disease? Exactly 2 persons out of 5 will recover from the disease. इसके आंसर्स पॉइंट में हैं, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेते समय उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। हम्म क्या हो गया इस बार इतना लेट क्यों लग गया? डी या ए? क्योंकि देखो डी और ए में ही थोड़ा सा 0-0 का फर्क है बस, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एन क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है? तो क्यू हो जाएगा 0.2। कितने आदमियों को बचाना है हमें? 2। बस, तो सीधा फॉर्मूला में 5c2 0.8 के पावर में 2, 0.2 के पावर में 3। 5c2 तो 10 होता है, 0.2 की वैल्यू होती है 0.008 और 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 इंटू 8 कर लेता हूँ, 512, और एक जीरो और लगा लेता हूँ, 5120। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में एक लाइन दिया, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, probability of suffering from a disease among workers in an industry has a chance of 33 1/3%, has a chance of 33 1/3%। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन छोटा कर लो क्वेश्चन को, एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6, एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 सफर फ्रॉम डिजीज। सेकेंड पार्ट, नो 1 आउट ऑफ 6 सफर फ्रॉम डिजीज। लास्ट पार्ट, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6। तीनों के ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं यहाँ, 1 2 3।
पहले वाले का डी कर लो, तीनों करके बताओ आराम से। पी को क्या लिया तुमने 33 1/3% मतलब 1/3 और क्यू हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट तुम कर सकते हो उसके बाद। तो बस आंसर चेक कर लो क्या क्या आ रहे हैं। उसके बाद इसका टाइप 2 करेंगे। ये तो टाइप 1 है, क्वेश्चन इसी लेवल पे रहेंगे। टाइप 2 में फिर थोड़ा सा वेराइटी आए। डी डी ए, ओके चेक कर लेता हूँ एक बार। अरे अलग आ रहा है, डी सिर्फ सही है, बाकी दोनों तो गलत है। हाँ ठीक से कर, ठीक से कर, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ पहले वाले का डी, दूसरे वाले का बी, तीसरा निकालो। हाँ बस तो 1 माइनस हो जाएगा कैसे? हाँ तो सेकेंड ही आएगा फिर। हाँ सही है, सही है। हाँ तो कैसे गलत कैसे हुआ? देखो पहला तो दोनों ने सही बता दिया डी, दूसरे वाले में तुम्हारा एन पी क्यू आर पहले डिफाइन कर दो। एन तुमने पी और क्यू तुम लोगों ने बता रखा है, दैट इज 1/3 एंड 2/3। कितने वर्कर्स हैं? 6। और सेकंड पार्ट में उसने बोला है नो वन, नो वन आर तो जीरो हो गया फिर। तो पी जीरो की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला 6C0, 1/3 के पावर में 0, 2/3 के पावर में 6। तो ये दोनों तो 1 हो गए, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 2 की पावर 6। और ये और लास्ट वाले में उसने बोला है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो निकालेंगे नहीं, जो आंसर निकाला हुआ है उसी को 1 से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन इज 1 माइनस P0, तो आंसर 665 हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, अब सेकेंड टाइप क्या होता है इसी के अंदर में, टाइप 2 क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था तुमको मीन और वेरिएंस का कॉम्बो दे देगा। अब यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, वेयर एन इज अगेन नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इच सक्सेस, क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इच फेलियर। या फिर तुमको कॉम्बो मिलेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू होगी तो ये रूट का एनपीक्यू तुमको देगा। अब यहां से क्वेश्चन सेम, या तो पी एटलीस्ट आर सक्सेस, या फिर पी एटमोस्ट आर सक्सेस, या फिर पी एग्जैक्टली आर सक्सेस। यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सबसे पहला स्टेप, चाहे ये कॉम्बो हो या ये कॉम्बो हो, अगर ये वाला कॉम्बो है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दोगे क्योंकि इनकी वैल्यूज तो दी हुई होगी। और फिर सीधा सीधा क्या करना है, दोनों के लिए कॉमन स्टेप है, डिवाइड देम। अब सोचो तुमने दोनों को एनपी बाई एनपीक्यू के फॉर्म में रखा है, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो किस चीज की वैल्यू मिलेगी, आई गेस 1/q, जिससे कि तुम q निकाल लेगा। और q आ गया तो बाय डिफॉल्ट p भी मिल जाएगा बाय जस्ट डूइंग 1 माइनस q। और इस p की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या मुझे n की वैल्यू भी मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तुमको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, मतलब मीन और वेरिएंस की वैल्यू दे दी, तुमने डिवाइड किया, q मिल गया, q मिला तो वहां से p निकाल लिया, p निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में डाला, n की वैल्यू मिल गई। तो तुम्हें बेसिकली चाहिए क्या होता है, npq ही तो चाहिए होता है। और उसके बाद तुम्हें जो भी केस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन को मूव कर लोगे। ठीक है, लिखो इसके ऊपर में क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, अभी पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन है तुमको दे रखा है मीन की वैल्यू, लिखो। अच्छा इसको नोट करना था तुम लोगों को, लिख लो पहले इसको, जैसे मैंने बताया। वैसे तो समझ में आ गया लेकिन लिखोगे नहीं तो बाद में भूल जाओगे। एक बार लिख लो उसको, क्या किया हमने पहले, मीन और वेरिएंस दिया है या फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो स्क्वायरिंग करके उसका एनपीक्यू निकालेंगे, डिवाइड किया, क्यू की वैल्यू मिल गई। और उसमें भी क्या करना, एनपीक्यू को ऊपर रख लेना ताकि सीधा क्यू की वैल्यू ही मिल जाए। तो क्यू से पी, पी से एन, और फिर क्वेश्चन। ठीक है, देखो मीन की वैल्यू दे रखी है 4 और वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 4/3। मीन दे रखा है 4, वेरिएंस दे रखा है 4/3, और क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम उसको निकाल के दो p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अच्छा x के लिए कंफ्यूज मत होना, वो r को x भी बोलता है कई बार। r क्या था, सक्सेस था, वही x को वही वो बोल रहा है, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5।
ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, करो। बस ऑप्शन को लाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली तुमको सॉल्व करना है। इस तरह से ऑप्शंस दे रखे हैं, तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए। हाँ, आर मतलब एक्स, वही एक्स को ही आर है, वो सक्सेस है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब एटलीस्ट 5 कह रहा है वो। पांच या पांच से ज्यादा, तुम्हारा एन कितना आया? हाँ, तो बस तुम्हें निकालना क्या है, एक P5 और उसको ऐड करना है P6 के साथ, दैट्स इट। और देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन ठीक है तुम्हारा। देखो, करना कुछ नहीं था, तुम लोगों ने सब कर लिया, आधा काम तो कर ही लिया होगा। NP4 दिया हुआ है, NPQ 4/3 दे रखा है, तो दोनों को डिवाइड करते ही तुम्हारा Q का वैल्यू आ गया 1/3, जिसकी मदद से हमने P निकाल लिया 2/3, और उसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो n इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास में ये तीन वैल्यूज तो आ ही गए। अब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो P5 6C5 2/3 के पावर में 5, 1/3 के पावर में 1, और ये हो गया 6C6 2/3 के पावर में 6 एंड 1/3 के पावर में 0। इन दोनों को कट कर दिया। इसको फिलहाल अभी कुछ मत करो, खाली 2 की पावर 6 3 की पावर 6 कर लो। 65 की वैल्यू 6 होती है, ये 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 6। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे 2 की पावर 5 बाई 3 की पावर 6, तो पहले वाले से 6 बच गया, यहाँ से एक 2 बच गया। फाइनल आंसर 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 6, 6 प्लस 2 8, बट 8 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3, तब जाके मेरा आंसर मैच करेगा 2 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 6, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दे रखा है, थोड़ा सा वर्डिंग्स फॉर्म में है, इन 6 ट्रायल्स, उसके बाद सीधा एक रिलेशन दिया है तुमको, 9p x इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू p x इज इक्वल्स टू 2, और तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब स्मॉल p की वैल्यू मांग रहा है। ऑप्शन आर ऐसे दिया, सिर्फ एक ही चीज है, 6 ट्रायल्स, ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन है, बस n गिवन है, दैट इज 6 ट्रायल्स। क्या करने वाले हो, मतलब इसको अगर हम लोग पढ़ें इंग्लिश में तो इसका मतलब होगा 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। बस करो, और निकालना हमें p की वैल्यू है, दिस इज टू बी फाइंड आउट।
यस, पी पूछा है। 1/4 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्वाड्रेटिक नहीं बनाना था ना। देखो तुमने ये किया, बस q के जगह में मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे q चाहिए नहीं, तो q को मैंने 1 माइनस पी लिख लिया। दूसरे साइड में 62 p की पावर में 2 1 माइनस पी के पावर में 4। देखो कितना आसानी से हो जाएगा, ये दोनों गए। अच्छा, p4 और p स्क्वायर में से यहाँ पे p स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर और 1 माइनस पी के होल पावर में 4, तो यहाँ पे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से और कुछ मत करो, सीधा इसको यहाँ भेज के इसका रूट ले लो। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस पी अपॉन पी इक्वल्स टू 3, 4p इक्वल्स टू 1, पी की वैल्यू आ गई 1/4, खत्म। नेक्स्ट, अब इस तरह से दिया है क्वेश्चन, एक हो गया ना, समझ में आ गया। चलो, एक कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, a coin is tossed n times, the probability that head occurs 6 times, probability that head occurs 6 times is equal to probability that head occurs 8 times. 8. Probability that head occurs 6 times is equals to probability that head occurs 8 times. Find n. ऑप्शन दे देता हूँ तुम लोगों को। ऑप्शंस आर 7, 14, 16। ठीक है, आंसर आ गया है, बट थोड़ा सा ना इसको और बढ़िया तरीके से कर सकते थे। जैसे तुमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकरिंग 6 टाइम्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड अकरिंग 8 टाइम्स। तुमने कितनी बार फेंका यही नहीं बताया, बट हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही होगी। तो एक साइड से हाफ 6 n-6, दूसरे साइड से हाफ के पावर में 8 इंटू हाफ के पावर में n-8। अब हाफ के पावर में 6 जब मल्टीप्लाई होगा हाफ के पावर में n-6 के साथ, तो पावर तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाफ के पावर n बचेगा और यहाँ पे भी हाफ के पावर में n ही बचेगा, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास में, nc6 इज इक्वल्स टू nc8 फॉर्मूला होता है अपने पास में कॉम्बिनेशन का, 14 इज द आंसर। नेक्स्ट, इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई, इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई 5 और 6 is considered as success. Getting 5 or 6 is considered as success. अब तुमको बताना है find mean and standard deviation. Find mean and standard deviation. मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। एट बाई थ्री एंड 4/3, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या बोला है कि गेटिंग 5 और 6 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, मतलब पी की वैल्यू हो गई 2/6 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/6, दैट मीन्स 1/3 एंड 2/3। और तुमने फेंका कितनी बार है डाई को, 8 बार। अब बताओ जल्दी से, मैंने मीन का फॉर्मूला क्या दिया था, एनपी, तो 8 इंटू 1/3, तुम्हारा 8/3 तो यही आ गया। और वेरिएंस नहीं निकालना, हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो रूट डालेंगे। तो 8 इंटू 1/3 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा रूट डालने के बाद, विल बी 4/3 भी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, इफ अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, what is the probability that there are exactly 2 sixes? What is the probability that there are exactly 2 sixes?
आ गया? आई थिंक नाउ यू आर ओके विद दिस, और कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एन कितनी बार फेंके हो? 4 बार। तुमको क्या चाहिए? पी और क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2 सिक्सेस, नहीं, एक सेकंड। ए डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, एक डाई को तुमने 4 बार फेंका। अच्छा, एक 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? नहीं आने की। और उसको कितनी बार चाहिए? 6, 2 बार। एग्जैक्टली 2 6 बोला है ना, 6 में से 4 में से 2 बार 6, तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा P2 का। 4C2 आ गया। यहाँ से तो खींच लोगे 1/6 के पावर में 2, 5/6 के पावर में 2, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 25/216। ठीक है, अब इसमें आखिरी चीज रह जाती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बोर्ड के पेपर्स के लिए कंपलसरी है, तुम्हारे एनडीए के लिए मे बी मे और नॉट भी है। इसमें होता क्या है, एक तो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, उससे पकड़ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तुम्हारा बेस थ्योरम का है। इसके अंदर में मल्टीपल इवेंट्स हो रहे होते हैं, कई बार 2 होंगे, कई बार 3 होंगे, कई बार 4 भी हो सकते हैं। और उनमें से एक इवेंट ऐसा होगा जो क्वेश्चन का मास्टर इवेंट होगा, वो तुमको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। और इस मास्टर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अंडर कंडीशन दैट E1 हैज अकर्ड, अंडर कंडीशन दैट E2 हैज अकर्ड, अंडर कंडीशन दैट E3 हैज अकर्ड, ऐसे करके ये दे रखा होगा। और बदले में पूछेगा कोई एक इसमें से, या तो P E1 बाई ए पूछेगा, या फिर P E2 बाई ए पूछेगा, या फिर P E3 बाई ए पूछेगा, या अगर चौथा हुआ तो P E4 बाई ए भी पूछेगा, कोई एक चीज। और निकालने का तरीका क्या है? तो ऊपर आएगा P E1 इंटू P A बाई E1, दैट इज माई फेवरेबल आउटकम, और नीचे सबका सम, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा P E1 इंटू P A बाई E1, इसके साथ में ऐड हो जाएगा P E2 इंटू P A बाई E2, और फिर अगर तीसरा इवेंट हुआ तो P E3 इंटू P A बाई E3। अभी ये हाइपोथेटिकल है, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप तुमको ये भरना शुरू हो जाएगा। 5 क्वेश्चन करने तक तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोग एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा करवा देता हूं तुम लोग को, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा तुमको। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा। देयर आर 3 कॉइन्स इन अ बॉक्स, देयर आर 3 कॉइन्स इन अ बॉक्स। फर्स्ट इज अ टू हेडेड कॉइन, फर्स्ट इज अ टू हेडेड कॉइन, सेकेंड इज अ फेयर कॉइन, and third is a biased coin, third is a biased coin which gives heads 75% times, which gives heads 75% times. One of the 3 coins is selected at random, one of the 3 coins is selected at random and tossed. What is the probability? नहीं, पहले वो लाइन को कंप्लीट कर लो। वन ऑफ द 3 coins is selected at random and tossed and it gives head, and it gives head. उसके बाद है what is the probability that it was a two-headed coin, what is the probability that it was a two-headed coin। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछता हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन में बेसिकली 3 इवेंट्स हो रहे हैं। PE1 क्या है? या तो तुमने फर्स्ट कॉइन को सिलेक्ट किया, या फिर सेकंड कॉइन को, या फिर थर्ड कॉइन को। तो E1 इज द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, क्योंकि 3 में से एक कॉइन सिलेक्ट कर रहे हो। सेकंड कॉइन को सिलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3, थर्ड कॉइन को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। देयर इज नो फोर्थ इवेंट, इसको मैं कट कर देता हूँ। लेकिन कोई भी कॉइन उछालो तो उसके लिए जो नेसेसिटी है वो क्या है, जिसको हम लोग यहाँ पे मास्टर इवेंट बोलने वाले हैं, कि इट मस्ट गिव यू हेड, हेड शुड कम। अब ये फर्स्ट वाले कॉइन से आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1, क्योंकि इसके दोनों साइड में हेड है। हाँ, और सेकंड वाला इज अ फेयर कॉइन, तो 1/2। और थर्ड वाले में वो बाइस्ड कॉइन है, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन तुमको हेड लाने के लिए बोल तो रहा है, लेकिन किस कॉइन से बोल रहा है? टू हेडेड, मतलब कौन सा वाला केस हुआ? E1/A, E2/A, E3/A, E1/A। तो ऊपर क्या करने वाले हो? You have to take this one and multiply it with this one, that is your favorable case। और नीचे क्या हो जाएगा? बाकी सबका सम इंक्लूडिंग दिस वन। यही तुमको सारे क्वेश्चन में करना है। You have to identify your case and you have to solve it। अब इसको भी सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका होगा, 1/3 पहले ही कॉमन लेके काट दो ऊपर नीचे से, तो ऊपर बच गया 1, नीचे आएगा 1 + 1/2 + 3/4। अब सॉल्व करो इसको, ऊपर भाग गया 4, यहाँ पे 4 + 2 + 3, आंसर इज 4/9।
आया कुछ समझ में? थोड़ा सा बेतुका लग रहा होगा, लेकिन अभी जैसे अभी कर रहे हो 5 क्वेश्चन, क्लास में जब पढ़ाएंगे स्कूल में देखना आराम से कर लोगे। अब लिखो तुम्हारे जो क्वेश्चन और आए हुए हैं इसके ऊपर में, इसी तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। एन इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. इस लाइन का मतलब बना पा रहे हो कि 0.01 किसकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है? स्कूटर ड्राइवर की, फिर कार ड्राइवर की, और फिर अब फाइनल लाइन, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? कुछ क्रैक कर पाओगे इसका? इसका मुझे सिर्फ इतना बता दो, E1 E2 E3 क्या लेने वाले हो? नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, तुमको पहले ड्राइवर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। टोटल ड्राइवर कितने हैं पहले ये देख लो। टोटल 12,000, तो उसमें से स्कूटर ड्राइवर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कार ड्राइवर को सिलेक्ट करने की और ट्रक ड्राइवर। अच्छा, एक्सीडेंट्स होते किसके हैं ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रक ड्राइवर के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मास्टर इवेंट है कि एक्सीडेंट तो मुझे करवाना ही है, ठीक है। अब ये एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और इसकी, और लास्ट वाले की 0.15, और करवाना किसका है मुझे? स्कूटी का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे 1/6। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख लो 1/100, और नीचे में 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 और फिर 1/2 इंटू 15/100। तुम चाहो तो यहाँ से 1/100 एक बार में उड़ा दो यहाँ से नीचे से, तो ऊपर बच जाएगा 1/6, नीचे बच जाएगा 1/6 प्लस 1, और लास्ट वाला हो जाएगा 15/2। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब ये दो मैंने बता दिया, आगे वाले 3 तुम्हें खुद करने में, एक एक करके दे देता हूँ, कर लोगे, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्वेश्चन है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines X, Y and Z manufacture bolts 25%, 35% and 40%। माने बोल्ट फैक्ट्री में ये मशीन्स कितने कितने बोल्ट्स बना रहे हैं, उनका परसेंटेज वाइज बता दिया है। द मशीन्स X, Y and Z प्रोड्यूस 2%, 4% and 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स। 2%, 4%, 5% ये डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन है, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन एक्स? हो जाएगा, करो एक बार इसका आंसर निकालो। इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसमें भी 3 ही इवेंट्स हैं, तो यू हैव टू जस्ट, और डिफेक्टिव होना इस क्वेश्चन का मेन इवेंट है।
आ रहा है 5/39। तुम देखो, चेक करो जल्दी से, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। मैं इसका आंसर चेक करता हूँ पहले। हाँ ठीक, आ जाना चाहिए था। क्या दिक्कत हो गई, कहाँ पे फंस गए? परसेंटेज था तो 100 का तो वैसे ही उड़ा देना चाहिए था पहले ही। हाँ, उसको हटा देते ना, मैं समझाया था तरीका। जैसे इस क्वेश्चन में 25/100, 35/100 एंड 40/100, ये तो हो गया। और डिफेक्टिव होना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ये कर रहा है कितना, 2%, मतलब 2/100, ये 4/100 और ये 5/100। हम लोग को डिफेक्टिव बोल्ट किससे प्रोड्यूस करवाना है? एक्स से। तो ऊपर आ जाएगा 25/100 इंटू 2/100, तो 100 को तो पहले ही साफ कर देंगे हम लोग। और नीचे आ गया 25/100 इंटू 2/100, फिर 35/100 इंटू 4/100, और लास्ट में कितना है अपना 40/100 इंटू 5/100। तो ये जो 100 है, इसको तो पहले ही हटा दो यहाँ से कॉमन लेके। और ऊपर आ गया 50, नीचे आ जाएगा 50 प्लस 140 प्लस 200। अब एक एक जीरो भी काट सकते हो, तो ये बन जाएगा 5/5 प्लस 14 प्लस 20। बिल्कुल आसान हो गया है। तो 5/39, कुछ करने नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थ्री कुक्स एक्स वाई एंड जेड bake a special kind of cake and with respective probabilities 0.02, 0.03 and 0.05, it fails to rise। ठीक है, ये उनका फेल होगा राइज होने से, उसकी प्रोबेबिलिटी है। x बेक्स 50%, y बेक्स 30% एंड z बेक्स 20% ऑफ केक्स। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट लाइन क्या होगा कि वन ऑफ द केक इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इट इज फेल्ड टू राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बेक्ड बाय एक्स। एक्स के द्वारा फेलियर का कारण, बस निकालो इसका आंसर। बी ऑप्शन, ठीक है, आ जाएगा बी ऑप्शन ही है। इवन E2 E3 बस वैल्यूज को डालना है अपनी अपनी जगह में। लेकिन इस बार पहला वाला बनाना 50/100, इसको 30/100 और 20/100। और मास्टर इवेंट हमारा क्या है कि इट फेल्स टू बेक, इट फेल्स टू राइज, मतलब वो फूला नहीं, फेल्स टू राइज। तो पहले वाले के लिए क्या क्या दे रखा है, परसेंटेज क्या क्या दे है? 2/100, 5/100। और किसके द्वारा फेलियर करवाना है हम लोग को? पहले वाले का। तो मैं ऊपर खाली लिख रहा हूँ 50/2, नीचे 50/2 प्लस 30/3 प्लस 20/5। अब ये आ गया तुम्हारे के, एक जीरो भी काट दो चलो। तो 10 हो गया ऊपर, नीचे सबको ऐड कर लो, 10 प्लस 9 प्लस 10, बिल्कुल सिंपल है, 10/29। एक और लिखो, इन अ एमसीक्यू एग्जाम, इन अ एमसीक्यू एग्जाम a student either knows the correct answer, a student either knows the correct answer with probability p or guesses with probability 1 minus p।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली, probability of answering the question correctly is 1 by m if he or she guesses. If he or she guesses. If the student answers the question correctly, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसलिए लिख लो इसको. If the student answers the question correctly, then what is the probability that he or she really knows the answer? He or she really knows the answer. इसके ऑप्शन भी थोड़े से अजीब से ही लगेंगे देखने में, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं, एमपी के फॉर्म में है क्वेश्चन पूरा. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली इज 1 by m if he or she merely guesses. इसमें तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही इवेंट है. हाँ, मैं बस ये बता रहा हूँ, इस बार 3 है ही नहीं. बाकी आंसर का सही होना इस PA/E1 ये सब दिया हुआ है, तुमको एक कोई और निकालना है. PE1/A ही निकालना है तुमको. ठीक है, अब इसको भरो तुम लोग अपने हिसाब से. हाँ, बाय नोइंग 1 होगा. मान लो तुमको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता था, तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी तो 1 है. वही तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था ना, कि यहाँ पे 1 आएगा और बाकी तुमको सब कुछ दे रखा है कि दैट ही नोज द आंसर करेक्ट, इस प्रोबेबिलिटी पी. ये वाला हो गया तुम्हारा 1 - p. गेस करने पे उसका आंसर सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/m. तो वहां पे वो चीज देखना था बस. आंसर है, आंसर इज करेक्ट. ठीक है, बस थोड़ा सा इतना सा ट्विस्ट एंड टर्न तुमको वहाँ पे समझना पड़ेगा. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाया है कभी इसके अंदर में. इससे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस पार्टिकुलर सेक्शन जो भी हमने आज की क्लास में की है. तो ध्यान रखना, पेपर में इसके क्वेश्चन होते हैं. बाकी हमने जो बाकी पढ़ा हुआ है वो बाकी क्वेश्चंस को संभालेगा. तुम ये एरिया जितना हमने आज किया है, इसके ऊपर में 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो पेपर के अंदर. बाकी 2-3 जो होंगे वो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर में. ठीक है, चलो आज का इतना ही है.